चैप्टर 4 के लास्ट में दिए हैं स्मरणीय बिंदु। 6 बिंदु हैं। तो पहला बिंदु है इसमें कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें एक्स कोई चर है तथा एच नॉट इक्वल टू 0, तो यह इसका मानक रूप कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एच नॉट इक्वल टू 0 के दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण के प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के द्विघातीय सूत्र एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा या बराबर है तो आप इसके जो है द्विघातीय सूत्र से इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ एज नॉट इक्वल टू 0 में इसके 3 कंडीशंस हैं विविक्तकर की, कि यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे वो अलग अलग तथा वास्तविक होंगे, और अगर 0 के बराबर है विविक्तकर का मान तो दो समान मूल होंगे। और तीसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मूल काल्पनिक होंगे। इसके बाद पांचवा पॉइंट है इसमें कि विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जो विविक्तकर होता है उसको डी से लिखते हैं और यह बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। छठा पॉइंट है कि जो विविक्तकर है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल जो होते हैं वो माइनस बी बटा 2a होते हैं, यानी कि दोनों मूल समान होते हैं जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण, उसकी कोई भी एक्सरसाइज हो उसको हल करने में आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चौथा चैप्टर जो द्विघात समीकरण है क्लास 10th का, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4G, और इस प्रश्नावली के साथ ये जो आपका चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण वो समाप्त हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में कुल 24 प्रश्न हैं और इस वीडियो में आपको 24 के 24 प्रश्नों का हल मिलेगा। तो शुरुआत में इस अभ्यास में दिए हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब किसी द्विघात समीकरण के जो मूलों का योग होता है उसका फार्मूला होता है कि माइनस एक्स का गुणांक भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 4 विकल्प जो दिए हैं, एक है a बटा बी, दूसरा है माइनस a बटा बी, तीसरा है b बटा a और चौथा है माइनस b बटा a। तो इसको देखते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल बराबर सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो x का गुणांक यहाँ पर है उसका मान क्या है b, और चूंकि सूत्र में यहाँ पर माइनस है इसलिए हो जाएगा माइनस b, भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है a, तो बटे में हो जाएगा a, तो माइनस b बटा a मूलों का योगफल। अगर मूल आपके अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो मूलों का योगफल होगा वो माइनस का b बटा a होगा। दूसरा प्रश्न दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तकर है। तो विविक्तकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर विकल्प जो है -4, -5, 4 और 5, तो इसकी तुलना करा लेंगे इसके मानक रूप से। तुलना कराने पर जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसलिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, b एक्स का गुणांक होता है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और c भी इसका मान -1 होगा। जब विविक्तकर के सूत्र में इन तीनों का मान रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 4 एकम 4 एकम 4, यानी कि 1 + 4 बराबर 5। तो आपका चौथा नंबर जो विकल्प दिया है उसमें 5 लिखा है, इसका मतलब यह उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण या फिर सर्वसमीका। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 इस प्रकार का जो समीकरण होता है तो इनको याद कर लीजिए, इस प्रकार के समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्याएं होंगी। कोई दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ते हैं तो 7 आता है, गुणा करते हैं तो 12 आता है। 4 विकल्प हैं 5, 2, 6, 1, 4, 3, 7, 0।
तो इस प्रश्न को आप विकल्पों से ही लगा सकते हैं। जैसे कि दो संख्याएं दी हैं, इनको अगर जोड़ा जाए तो 7 आए और गुणा की जाए तो 12 आए। तो जैसा कि पहला खंड है, पहला विकल्प आपका है 5,2, तो 5 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 7 आता है, लेकिन जब 5 और 2 की गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है। तो योगफल तो 7 है लेकिन गुणनफल 12 नहीं है, इसलिए पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरे विकल्प पर देखते हैं कि योगफल जब इनका निकालते हैं तो 6 एक 7 होता है, लेकिन गुणा करते हैं तो 6 एक कम 6 रह जाता है। तो दूसरा विकल्प भी सही नहीं है। तीसरा विकल्प देखते हैं, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, 4 3 की गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो इसका मतलब ये तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। विकल्प है -6, 6, -16, 16। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपका सही होगा। तो चूंकि मूलों का योगफल का जो सूत्र है, अभी पीछे पहले प्रश्न में था -b/a होता है, तो -b यानी कि x का गुणांक यहाँ पर -6 दिया हुआ है, और सूत्र में भी माइनस होता है, तो -6 और बटे में जो a है वो x² का गुणांक होता है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसलिए 1 मान लेंगे, तो बटे में 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6, तो +6 किस में दिया है? विकल्प नंबर 2 में आपका +6 दिया है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 5,4 हैं होगा। 4 विकल्प हैं, x² - x + 4 बराबर 0। दूसरा विकल्प है x² + 9x + 20 बराबर 0। तीसरा विकल्प है x² + x + 20 बराबर 0। और चौथा विकल्प है x² - 9x + 20 बराबर 0। मूल दिए हैं, एक 5 है, दूसरा 4 है। द्विघात समीकरण बताना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा और बीटा मूल हैं, तो मूलों का योगफल गुणे में x + मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² - अल्फ़ा 5 बीटा 4, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 और 4 की गुणा 20 होगी, तो x² - 5 4 9x + 5 चक्कू 20 बराबर 0। तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर देखते हैं कि चौथा विकल्प जो है मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि x के मान ज्ञात करने हैं। विकल्प हैं 4, -4, +-4 और 16। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 मान आएंगे x के। तो पहली चीज़, यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए हैं वहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 4 लिखा है, यहाँ पर -4 लिखा है, यहाँ पर +-4 लिखा है और यहाँ पर 16 लिखा है। तो एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें आपके 2 मान दिए हैं +-4। तो चूँकि 3x² - 48 बराबर 0, 48 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x² बराबर 48 होगा। 3 से भाग कराएंगे तो 16 × 3 48 होता है, तो x² बराबर 16, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाएगा तो इधर x होगा बराबर +-4। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समीकरण x² + 4x बराबर 0 के मूल होंगे। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो जो x के 2 मान आएंगे वही जो है इसके मूल कहलाएंगे। तो पहला विकल्प है 0, -4, दूसरा है 0, 4, फिर 4, -4 और 2, 2। तो मूल जो हैं अगर आप विकल्प से लगाते हैं तो x² + 4x में जो x के मान है पहले 0 रखें, अगर इसका मान 0 हो जाए फिर -4 रखें, इसका मान 0 हो जाए तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करते हैं, तो ये इसके जो है मूल कहलाएंगे। तो x² + 4x बराबर 0 में आप x कॉमन ले लीजिए तो एक ब्रैकेट में होगा x + 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x 0 के बराबर है, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे और x + 4 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा? -4। इसका मतलब इसका जो पहला विकल्प है 0, -4 वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि। ये विविक्तकर की कंडीशन है कि मूल समान होने की कंडीशन। तो यहाँ पर मूल समान होने की कंडीशन है कि b बराबर 2√ac। वैसे कंडीशन जो होती है वो b² बराबर 4ac। तो b² 4ac में जब वर्गमूल लेंगे तो इधर b बचेगा और इधर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ac पर अंडर लग जाएगा, तो ये वाला विकल्प इसका सही होगा। 10 नंबर है कि समीकरण x/8 बराबर 8/x के मूल होंगे। इसको हल करने पर x की गुणा x² हो जाएगी और 8 की गुणा 64 होगी।
वर्गमूल लेंगे तो x बराबर ±8 आएगा, तो तीसरा नंबर विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल हैं, वास्तविक हैं कि समान, वास्तविक तथा समान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप विविक्तकर निकालेंगे और विविक्तकर निकालने के बाद देखते हैं कि विविक्तकर का मान क्या आता है, तो उसी के हिसाब से तो यहाँ पर विकल्प जो है इसका वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या है कि विविक्तकर का मान 0 से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण 2x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह, यानी कि x के जो दो मान आएंगे उनके क्या होंगे, दो चिन्ह, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, दोनों मूल ऋणात्मक, या फिर मूलों का चिन्ह x के मानों पर निर्भर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण जो दिया है वो पूरा समीकरण धनात्मक है, यानी कि हर जगह प्लस चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके जो दो गुणनखंड आएंगे उनमें भी जो ब्रैकेट होंगे गुणनखंड, वहाँ पर भी प्लस में ही होंगे। तो जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक द्विघात समीकरण का विविक्तकर +3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे। अब विविक्तकर जो है प्लस का 3 है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने पर आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो वास्तविक और समान हो जाते। तो तीसरा विकल्प सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि x - 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर इस x को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। उसके बाद x - 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। तो 0, 3 इसका विकल्प सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, या फिर शून्य होंगे। तो इसका जब विविक्तकर ज्ञात करेंगे b² - 4ac से, -12 का वर्ग करेंगे जो कि b है तो 144 होगा, -4ac, a और c 4 और 9 है, गुणे 4 तो 4 × 4 × 9, 9 चौक 36 चक्कू, जब 4 से गुणा करेंगे तो 144 और 4 चक्कू 16 9 144। तो 144 से 144 को घटा देंगे तो आएगा 0। तो जब विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण को कहते हैं और द्विघात समीकरण में इसके दो मूल होते हैं, एक मूल को अल्फ़ा और दूसरे मूल को बीटा मान लिया जाता है। तो माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तो चूंकि ये मूलों का योग दिया है इसका मतलब है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर है 5/4 और मूलों का अंतर 1/4 दिया है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा - बीटा बराबर दिया है 1/4। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 डाल देंगे। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा जुड़ जाएगा तो 2α हो जाएगा। इधर 5/4 और 1/4 का जोड़ होगा तो 5/4 और 1/4, चूँकि यहाँ पर हर समान है इसलिए अंशों का केवल जोड़ होगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/4 आएगा। इसके बाद अल्फ़ा बराबर 6/4 था और यहाँ पर जो 2α था तो 2 गुणा में है, जब बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो ये भाग में आएगा। तो 4 के साथ गुणा करेगा, 2 से अगर भाग कर देंगे 6 को तो 2 × 6 कट जाएगा और नीचे बचेगा 4, अंश में बचेगा 3। तो अल्फ़ा का मान 3/4 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो अल्फ़ा + बीटा बराबर है 5/4। बीटा अगर निकालते हैं तो अल्फ़ा दाहिने पक्ष में जाकर के माइनस होगा तो 5/4 माइनस अल्फ़ा होगा। 5/4 माइनस अल्फ़ा का मान है 3/4। यहाँ पर भी हर समान है इसलिए अंशों का केवल घटाना होगा। 5 से 3 घटाएंगे 2 बचेगा और हर में है 4, तो 2 1 कम 2 दूनी 4, इसको काट देंगे 2 1 कम 2 दूना 4, तो 1/2 बीटा का मान हो जाएगा और अल्फ़ा का मान 3/4 होगा। इसके बाद आपको समीकरण ज्ञात करना है, तब समीकरण का जो सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा का मान रख देंगे तो x² - अल्फ़ा + बीटा दिया है 5/4
और अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाल लेना है 3/4 गुणे 1/2। जो अल्फ़ा और बीटा अलग अलग आए हैं उनका गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/4x प्लस 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3/8 हो जाएगा बराबर में 0। इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब 8 से गुणा करेंगे तो 4 से 8 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10x होगा। और यहाँ पर जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 कट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण आ जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 हैं। समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल दिए हैं -3 और -1। तो पहला जो है -3 इसको अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा मूल जो दिया है -1 इसको बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लिया जाएगा, तो -3 को जोड़ देंगे -1 में तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो -3 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3। अब आपके पास मूलों का योगफल है और मूलों का गुणनफल है। तो अतः द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल उसके साथ में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पर मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जो योगफल है -4 है और मूलों का गुणनफल 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4x होगा और प्लस 3 बराबर 0। तो अतः एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 इस द्विघात समीकरण जिसके मूल -3 और -1 हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, इसकी तुलना द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो आपको a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर 5। यहाँ पर जो a होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर में 3 गुणा कर रहा है, और b जो होता है वो x का गुणांक होता है जो कि -7 है, और c जो संख्यात्मक पद अचर पद होता है उसको c कहते हैं। तो a b c के मान प्राप्त करने के बाद जो विविक्तकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख देंगे तो b का मान है -7, उसका कर देंगे वर्ग, -4, a का मान 3 है और c का मान 5 है। -7 हो चाहे +7 हो उसका जब वर्ग करते हैं तो 49 आएगा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 5 3 की गुणा 15 और 4 की गुणा 60। तो 49 से माइनस करेंगे 60, उत्तर आएगा -11 जो कि ऋणात्मक है। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो विविक्तकर है इसका मान 0 से क्या होता है, कम होता है, तो मूल इसके काल्पनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। एक कथन दिया है, इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो कथन है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान जो है 3/4 हो जाता है। तो सबसे पहले भिन्न मान लीजिए कि माना भिन्न a/b है, तब प्रश्नानुसार a अंश है b हर है। तो पहली कंडीशन है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, तो अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर, तो अंश से एक घटा देंगे और हर से एक घटा देंगे तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो समीकरण के रूप में प्राप्त हो गए। तो अतः अभीष्ट समीकरण a+1 b+1 बराबर है 4/5 और a-1 b-1 बराबर है 3/4। ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेना है जो ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेनी है। तब 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, पूर्व आयु के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु ज्ञात करनी है तो x - 3 वर्ष हो जाएगी, और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु x + 5 होगी। तो अगर वर्तमान से पहले की आयु ज्ञात करनी है तो घटाना है,
और वर्तमान से बाद की आयु ज्ञात करनी है तो जोड़ना है। तो 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात हो गई। इसके बाद प्रश्नानुसार यहाँ पे दिया है कि 3 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु है उसका व्युत्क्रम, तो 1x-3 का जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो 1/x-3 होगा, और x+5 का जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो 1/x+5 होगा। इन दोनों का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। तो दोनों का ऐड कर देंगे, व्युत्क्रम का 1/3 के बराबर रख देंगे। हल करेंगे समीकरण को तो x+5 की गुणा कराएंगे, कैंची की गुणा कराएंगे तो 1 के साथ जब x+5 गुणा करेगा तो x+5 रहेगा, बीच में प्लस लगा है इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x-3 की 1 के साथ गुणा होगी तो x-3 होगा, और नीचे हर में इन दोनों हरों का गुणा हो जाएगा बराबर 1/3। तो x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, और हरों में x की गुणा x², x5 की गुणा 5x, -3x की गुणा -3x, -3 5 की गुणा -15 बराबर 1/3। इसके बाद ऊपर है 2x + 2, और नीचे जब इसको हल करेंगे तो x², 5x से 3x घटने पर 2x बचेगा, और -15 बराबर 1/3। यहाँ पर भी कैंची की गुणा करा लेंगे, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, तो x² 2x - 15 की जब गुणा 1 के साथ होगी तो वैसे ही x² + 2x - 15 आएगा, बराबर जब 3 की गुणा होगी 2x + 2 के साथ तो 6x + 6 हो जाएगा। इसके बाद इस 6x + 6 को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो x² + 2x -6x हो जाएगा, -15 - 6 बराबर 0। चूँकि ये दोनों प्लस के हैं इसलिए बाएं पक्ष में आने पर दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। x² 6x से 2x को घटाएंगे तो -4x बचेगा, और -15 - 6 दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाने पर -21 हो जाएगा बराबर में 0। अब 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 4 हो, तो 7 × 21 होता है और 7 से 3 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। x² -7 - 3 x - 21 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, x² -7x - +3x - 21 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा पहले दो पदों में तो x - 7 बचेगा एक ब्रैकेट में, उसके बाद 3 कॉमन होगा तो x - 7 बचेगा बराबर 0। x - 7 वाला ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा तो x + 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के अलग अलग बराबर रखना है, तो जब x - 7 होगा 0 के बराबर तब x का मान 7 आएगा, और जब x + 3 होगा 0 के बराबर तो x का मान -3 आएगा। तो किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं मान लिया जाएगा। तो अतः जो x बराबर 7 है तो रहमान की जो वर्तमान आयु है 7 वर्ष है, और रहमान की वर्तमान आयु ही पूछ रहा है तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसलिए उसको मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल से, दूरी 360 है और चाल x मानी गई है इसलिए 360 बटा x होगी। और जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तब नई चाल इसकी x + 5 हो जाएगी, इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब नई चाल जो है x + 5 है, दूरी 360 ही है तो समय बराबर 360 बटा x + 5। अब जब आपकी चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो दोनों समयों का जो अंतर है वो 1 घंटा है, तो इसलिए 360 बटा x - 360 बटा x + 5 बराबर 1 एक समीकरण प्राप्त होगा। जब इसको हल करेंगे तो 360 बटा x और -360 बटा x + 5 में x + 5 गुणा करेगा इस 360 के साथ में, और x गुणा करेगा यहाँ पर 360 के साथ में, और हर में दोनों की गुणा हो जाएगी। तो 360 x + 5 - 360 x बटा x की गुणा x² x और 5 की गुणा 5x बराबर 1। यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 360x होगा, 360 की 5 के साथ गुणा करने पर 1800 होगा, -360x बराबर x² + 5x। ये x² + 5x 1 के साथ गुणा करके बराबर के दाहिने पक्ष में आ जाएगा। यहाँ पर 360x प्लस है, 360x माइनस है,
एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1800 और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको 1800 को पक्षांतर कर लेते हैं तो समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर जो संख्या लिखी हो 5 है तो उनका अंतर 5 होना चाहिए। तो 45 और 40 प्राप्त होते हैं कि जिनकी गुणा करने पर 1800 और डिफरेंस इनका 5 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x होगा माइनस 40x होगा माइनस 1800 बराबर 0। दोनों पदों में x कामन है तो x प्लस 45, यहाँ पर माइनस 40 कामन है तो x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 ब्रैकेट कामन लेने पर x माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो जब x प्लस 45 बराबर 0 तो x का मान माइनस 45 आएगा, चूँकि इधर प्लस है पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा जो कि ऋणात्मक है, अतः यह मान नहीं लिया जाएगा। और दूसरा मान है x माइनस 40 बराबर 0, तो जब इसको बराबर रखेंगे 0 के तो x का मान 40 आएगा जो कि धनात्मक है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जिसका व्यास बड़ा है तो वैसे भी वो समय कम लेगा। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। दो नल जब एक साथ हौज को भरते हैं तो इतना समय लेते हैं। अच्छा, बड़े व्यास वाला जो नल है तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा जो है कम समय लेता है। तो अगर इन दोनों को अलग अलग भरने को दिया जाए हौज को तो कितना कितना समय लेंगे वो निकालना है। माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। कम व्यास वाले नल को माना है अब वह 1 घंटे में जो कार्य करेगा तो उसका 1 घंटे में कार्य होगा 1/x भाग। चूँकि हौज को x घंटे में कुल भरता है तो 1 घंटे का कार्य उसका 1/x हो जाएगा। और बड़े व्यास वाला नल उसी हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लेता है। किससे? छोटे व्यास वाले से। तो छोटे व्यास वाले को x घंटे लग रहे थे तो यहाँ पर इसको 10 घंटा कम लगेगा, यानी कि x से 10 घटा देंगे तो ये इतने समय में उसको भरेगा। तब इसका अगर 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तब वह 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x माइनस 10 भाग। अब यह दिया है छोटे नल का 1 घंटे का कार्य और यह दिया है बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का कार्य। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज भरा जाएगा। चूँकि दोनों नल जो है हौज को भरते हैं 9 सही 3/8, यानी कि 8 9 72 3 75/8 घंटे में। तो जब इनका 1 घंटे का कार्य निकाला जाएगा तो इसको पलट दिया जाएगा भिन्न को 1/75/8, तो ये 8/75 भाग आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो है कि 1 घंटे का कार्य जो छोटे व्यास वाला नल है और 1 घंटे का कार्य जो बड़े व्यास वाला नल है, इन दोनों का मिल करके 8/75 है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75 होगा। हल करेंगे तो x माइनस 10 की इधर गुणा 1 के साथ x की गुणा इधर 1 के साथ नीचे दोनों की गुणा हो जाएगी, बराबर में 8/75 दिया है। तो x माइनस 10 प्लस है बीच में, x से कम x होगा, फिर x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। x जुड़ करके 2x होगा माइनस का 10 x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अब यहाँ पर भी इनकी कैंची की गुणा हो जाएगी। तो कैंची की जब गुणा कराएंगे क्रॉस गुणा तो 8x स्क्वायर माइनस 8.80x बराबर 75 दूना होता है 150x, और यहाँ पर माइनस 10 की गुणा 75 के साथ तो माइनस 750। फिर इन दोनों पदों को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। 8x स्क्वायर 80x और 150x जुड़ जाएंगे, दोनों ऋणात्मक है तो माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर समीकरण की तुलना जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे कर लेंगे। तो ए बी और सी के मान ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी के मान ज्ञात करने के बाद द्विघात सूत्र जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें मान रखेंगे तो b का मान
-230 है और यहाँ पर भी माइनस होता है तो +230 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -230 का स्क्वायर -4 गुणे ए गुणे सी बटे में 2 और ए है तो ए का मान 8 है। हल कर लेंगे तो 230 प्लस माइनस जब गुणा कराई तो 52,900 आया, -24,000 सबकी गुणा कर देंगे और भाग में आ गया 16। 230 प्लस माइनस इस 52,900 से 24,000 घटा लेंगे तो 28,900 बचेगा, भाग में 16। ये 28,900 जो होता है जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो 170 आएगा। 170 का वर्ग होता है, क्यों 289 17 का होता है और 2 जीरो इसके एक जोड़े से एक जीरो निकल आएगा बाहर तो 170 बचेगा। तो यहाँ पर 230 प्लस माइनस 170 बटा 16, एक बार यहाँ का प्लस चिन्ह लिया जाएगा, एक बार यहाँ का माइनस चिन्ह लिया जाएगा और या फिर इसको पहले 2 से भाग कर दिया है। 2 से 230 को भाग करेंगे तो 115 बचेगा, 170 को भाग करेंगे तो 85 बचेगा और 16 को भाग करेंगे तो 8 बचेगा। अंश और हर में 2 से भाग कर देने पर इतना मान आया। अब प्लस चिन्ह जब लेंगे तो 115 प्लस 85 बटा 8 बराबर 200 बटा 8 बराबर 25 और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 115 माइनस 85 बटा 8 बराबर 30 बटा 8 बराबर 3 सही 3 बटा 4। तो देखते हैं यहाँ पर जो कम व्यास वाला नल है वो 25 घंटे में हौज को भरेगा और जो बड़े व्यास वाला नल है उसको 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में भरेगा, क्योंकि उसको 10 घंटा कम समय लगता है इसलिए ये 15 घंटे में भरेगा। क्वेश्चन 23 है कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, यानी कि जो ट्रेन स्टेशनों पर रुकती है उस समय को ध्यान में ना लिया जाए, उसको छोड़ करके। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी जो हैं उन दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तब मान लेंगे कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जो समय लगेगा दूरी बटा चाल से, दूरी 132 किलोमीटर है, चाल है x, तो 132 बटा x घंटा समय लगेगा। और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा इससे अधिक है तो इसमें x में 11 ऐड कर देंगे तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और दूरी 132 ही है तो इसको जो समय लगेगा वो 132 बटा x प्लस 11 होगा। प्रश्नानुसार इन दोनों के जो समयों का अंतर है वो 1 घंटा के बराबर है तो 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। हल करेंगे तो 132 के साथ में 111 गुणा करेगा, इधर 132 के साथ में x गुणा करेगा तो 132x प्लस 11 माइनस 132x, यहाँ पर हर दोनों गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो 132 और x की गुणा 132x होती है, 132 और 11 की गुणा 1452 माइनस 132, यहाँ का जो x स्क्वायर प्लस 11x है दाहिने पक्ष में 1 के साथ गुणा करके x स्क्वायर प्लस 11x ही रहेगा। तो 132x कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस की वजह से तो 1452 बचेगा। इस 1452 को पहले तो सही क्रम में लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 11x बाएँ पक्ष में लिख लिया और 1452 को दाहिने पक्ष में। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 11x 1452 को बाएं पक्ष में लाने पर माइनस 1452 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 11 होना चाहिए तो 44 और 33 दो गुणनखंड हो जाएंगे जिनका अंतर 11 है, गुणनफल 1452 है। तो x स्क्वायर 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। अब कामन लेना है तो x कामन होने पर इन दोनों में x कामन होने पर x यहाँ पर बचेगा और 44 यहाँ पर बचेगा। इन दोनों में माइनस 33 कामन होने पर x यहाँ पर बचेगा, 44 प्लस का यहाँ पर बचेगा। तो x प्लस 44 वाला जब ब्रैकेट कामन हो जाएगा तो अगले ब्रैकेट में x माइनस 33 बचेगा। तो दो ब्रैकेट्स आ गए हैं, इन ब्रैकेट्स को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो जो x प्लस 44 है इसका मान माइनस 44 आ जाएगा और जो x माइनस 33 है इसका मान 33, ये धनात्मक आएगा और ये ऋणात्मक है। तो किसी भी रेलगाड़ी की जो चाल होती है, रेलगाड़ी की चाल हो या चाल किसी की भी हो, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो अतः ऋणात्मक मान जो है छोड़ दिया जाएगा। तो x का मान धनात्मक वाला लिया जाएगा जो कि 33 है। तो अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल
11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी तो x प्लस 11 बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 24 है और यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क है और परिसीमा का मतलब होता है परिधि के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर व्यास के जो दोनों अंत बिंदु हैं, तो जैसे माना है यहाँ पर कि ए बी व्यास है तो ए और बी इसके अंत बिंदु कहलाएंगे। बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र को समझ लेते हैं। जैसा कि ये वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास यहाँ पर आपको ए बी है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये सी पॉइंट है। तो यह जो व्यास है इसके दोनों अंत बिंदु हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि सी पर हमको एक खंभा गाड़ना है। तो ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी, इनका डिफरेंस जो है वो 7 मीटर के बराबर है। तो माना सी बिंदु पर खंभा है, यहाँ जो सी है यहाँ पर खंभा है जिसकी फाटक बी से दूरी ए है। फाटक बी यहाँ पर है तो बी से सी की दूरी ए के बराबर मान ली, तब बी सी बराबर ए होगा। दोनों फाटकों की दूरी का अंतर 7 है, यानी कि ए सी माइनस बी सी बराबर 7 है। ए सी बराबर निकालना है तो बी सी 7 में प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस बी सी और बी सी का मान ए माना है, इसलिए 7 प्लस ए, जो ए सी आपका है वो 7 प्लस ए के बराबर होगा। अब दिया है कि ए बी बराबर 13 मीटर तथा कोण ए सी बी 90 अंश है। ये जो कोण सी यहाँ पर बन रहा है ये 90 अंश है। तब पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो ए बी है 13 का स्क्वायर और ए सी का मान है 7 प्लस ए उसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे तो 7 का वर्ग 49, ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर जुड़ करके 2a स्क्वायर होगा और 14 है। 49 को 169 से घटा लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 14 बराबर 120 बचता है। ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 60, क्या किया गया, दोनों पक्षों को 2 से भाग करके जो 60 है बचा उसको बाएं पक्ष में ले आए। तो ए स्क्वायर अब 60 के गुणनखंड करने जिनका अंतर 7 होना चाहिए तो 12 पंचे 60 होता है। ए स्क्वायर प्लस 12a माइनस 5a माइनस 60 बराबर 0। कामन लेंगे तो इन दोनों पदों में ए कामन है, ए प्लस 12, इन दोनों पदों में 5 कामन है माइनस का, तो ए प्लस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट ए प्लस 12, एक ब्रैकेट ए माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो ए प्लस 12 है जब, तो 0 के बराबर रखने पर ए का मान माइनस 12 होगा, और जब ए माइनस 5 है तो ए का मान 0 के बराबर रखने पर तो ए का मान 5 आएगा। यहाँ पर ऋणात्मक है इसलिए इसको छोड़ देंगे और ये धनात्मक जो मान आया है ए का 5, इसको ले लिया जाएगा। तो जो फाटक है अतः खंभे को पार्क की परिसीमा पर फाटक बी से 5 मीटर तथा फाटक ए से 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। इसका मतलब ये जो आपकी ए सी आई है वो 12 होगी और जो बी सी है वो क्या है, 5 है। तो ए से 12 मीटर की दूरी पर, बी से 5 मीटर की दूरी पर उस खंभे को गाड़ना है।